अर्थ आव्या को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आव्या का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अब वो परेशान हो गया था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने एक फोन स्क्रीन को देखा, अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अपनी बीवी को कॉल कर रहे हो? ये सुनकर अर्थ हैरान था। उसने कुछ कहना चाहा, पर दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, अपनी बीवी के बारे में जानना है तो मैं एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाओ। अर्थ कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उस इंसान ने कॉल कट कर दिया और तभी उसके फोन के मैसेज टोन की आवाज सुनाई दी। उसने मैसेज बॉक्स खोल कर देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, इस जगह का नाम मैंने पहले भी सुना है। वो याद करने की कोशिश करने लगा, पर उसे याद नहीं आ रहा था। वैसे तो वो उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे उस आदमी की बातों पर यकीन करना पड़ा। उसने गाड़ी उस एड्रेस की तरफ ले ली। वही केल्विन और अव्या मुंबई पहुंच चुके थे। अव्या ने चिप्स खाते हुए पूछा, केविन, इसके बाद हम लोग अपने घर मसूरी जाएंगे ना यहाँ से? केल्विन ने कहा, मुझे पता चला है तुम्हारे मम्मी पापा मुंबई में हैं। हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अव्या ने पूछा, और वो जो हमारे पीछे पड़े थे, वो लोग कौन है? तुम्हें तो चोट भी लगी थी ना? केल्विन ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब उस सासा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अव्या चिप्स खाने में मग्न थी। केल्विन ने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ। केल्विन ने कहा, उसका काम तमाम कर दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और उनको भी खत्म कर दो। वहां से सारे सबूत मिटा दो, एक भी सबूत बचना नहीं चाहिए, और ये सब ध्यान से करना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। उसने फोन कॉल कट कर दिया। फिर उसने अव्या का हाथ पकड़ा और एक कैब रोका। दोनों उस कैब में बैठ गए। फिर केल्विन ने कैब ड्राइवर को सिंह मेंशन चलने के लिए कहा। वो वहां से सिंह मेंशन के लिए निकल गए। बैंकॉक, केल्विन का फ्लैट। सासा ने अपने सामने पीठ करके खड़े एक बॉडीगार्ड को देखा। उसने कहा, जैक पीछे पलटा। उसने फोन को अपने कानों में लगा रखा था। वो एक थाई था। सासा ने कहा, वो दोनों मिले? जैक ने जवाब दिया, नो, वो लोग हम लोगों के पहुंचने से पहले ही प्लेन में बैठ चुके थे। अब तक तो वो लोग इंडिया पहुंच भी गए होंगे। जैसे ही सासा ने ये सुना, उसने उसे घूर कर देखा। फिर उसने अपना फोन निकाला और कोसी जी को कॉल किया, ये बताने के लिए कि केल्विन और अव्या सही सलामत इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्हें ही आगे उन्हें खत्म करना होगा। दूसरी तरफ से जल्दी से कॉल रिसीव हुआ। सासा ने कहा, केल्विन और अव्या सही सलामत मुंबई पहुंच गए हैं। हमें पता नहीं था कि केल्विन इतना स्मार्ट निकलेगा। मुझे लगता है कि वो लोग कभी भी घर पहुंच सकते हैं। अब आपको ही उन दोनों को हैंडल करना है। उन दोनों को कैसे खत्म करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। तभी एक बॉडीगार्ड सासा के लिए जूस लेकर आया। उसने कहा, मैम, जूस। सासा ने जूस का गिलास पकड़ा, फिर काउच पर बैठ गई और जूस पीने लगी। वही जैक ने उस बॉडीगार्ड को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। उस बॉडीगार्ड ने पलके झपका दिए। सासा ने पूरा ग्लास खत्म कर दिया। फिर वो बोली, जैक, जाकर देखो कि उनको होश आया कि नहीं। जैक ने कहा, यस मैम। फिर वो वहां से चला गया और उस रूम में पहुंचा जहां केल्विन के डैड मौजूद थे, और वही वो डॉक्टर भी मौजूद थे। जैक ने उस डॉक्टर को देखा, फिर कहा, कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर ने कहा, मैंने जरूरत से ज्यादा सीरम दे दिया है, लेकिन असर करने में टाइम लगेगा। दिल की धड़कन धीमी होनी शुरू हो गई है, लेकिन उनकी सांसें बंद होने में टाइम लगेगा। और मैंने जो उस लड़की के लिए पॉइजन बनाया था, उसे दे दिया? जैक ने कहा, हाँ, उसे जूस में मिलाकर दे दिया है। तुमने कहा था कि 5 मिनट बाद इसका असर शुरू हो जाएगा। फिर उसने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा, फिर कहा, असर शुरू हो गया है। सासा ने जैसे ही काउच से उठने की कोशिश की, उसे अपना शरीर ठंडा पड़ता हुआ महसूस हुआ। उसका सिर चकरा रहा था। वो वापस काउच पर धम से गिर पड़ी। उसकी आंखें भारी हो रही थी। सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। पूरा खून उसमें जमता हुआ महसूस हो रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कह नहीं पा रही थी। उसने अपने चारों ओर खड़े बॉडीगार्ड्स को देखा। कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। उसे समझ आ गया, उसके जूस में कुछ तो था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और दोबारा से काउच पर गिर पड़ी। इसी के साथ उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। जिस बॉडीगार्ड ने उसे जूस दिया था, उसने कहा, सारे सबूत मिटा दो, एक छोटी सी छोटी चीज भी नहीं छूटनी चाहिए। बॉस का ऑर्डर आया है और इनकी लाश को हमें छिपाना होगा। 2 बॉडीगार्ड्स एक कॉर्फिन लेकर आए और उसमें सासा को उठाकर रखा और बंद कर दिया। फिर उसे लेकर चले गए। सभी लोग वहाँ के फिंगरप्रिंट मिटाने में लगे हुए थे। वही जैक और वो डॉक्टर केल्विन के डैड को देख रहे थे, जो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। डॉक्टर ने जल्दी से इंजेक्शन निकाला और एक लिक्विड फिल किया और उन्हें इंजेक्ट किया। वो एकदम से शांत हो गए और उनका शरीर पहले जैसा कमजोर, झुर्रियों से भरा और भयानक हो गया था। जैक ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, चेक करके बताता हूँ। फिर वो उन्हें चेक करने लगे। जैक गौर से सब कुछ देख रहा था। डॉक्टर ने कहा, सीरम ने अपना काम कर दिया है। ये सुनकर जैक ने कहा, गुड, अब हमें उस फार्मास्यूटिकल के ओनर को पकड़ना है। डॉक्टर ने कहा, फिर कुछ देर बाद एक कॉर्फिन लेकर 2 बॉडीगार्ड्स अंदर आए। उन्होंने उन्हें उस कॉर्फिन में डाला। जैक ने कहा, इंडिया चलने की तैयारी करो। फिर वो बाहर चला गया। डॉक्टर ने भी अपने सारे जरूरी इक्विपमेंट समेटने शुरू किए। उन्हें भी इंडिया वापस लौटना था। अब वक्त आ गया था उन्हें अपना दाव खेलना था। उन्हें ANI सीरम के बिजनेस को फैलने से रोकना था, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के आड़ में चल रहा था। वही जब अर्थ उस जगह पर पहुंचा, वो हैरान था। वो मुंबई से बाहर था। उसके सामने एक घर था। उसने दोबारा से उस एड्रेस को चेक किया। वही एड्रेस था। उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कुछ नहीं था। सब तरफ वीरान था।
वो कश्मकश में उलझा हुआ था, अंदर जाए या ना जाए। दिमाग कह रहा था नहीं, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। दिल कहता था चाहे कुछ भी हो जाए, आव्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो अंदर जाकर देखेगा, बाद में जो होगा सो होगा। फिर वो कार से उतरकर उस घर की तरफ चला गया। उसने जाकर डोर बेल बजाया। वो इधर उधर देखने लगा। बड़ी अजीब बात थी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने उस नंबर पर कॉल करने का सोचा ही था कि उसी नंबर से कॉल आने लगा। उसने झट से कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ और सीधे ऊपर 2 कमरे छोड़कर तीसरा कमरे में आना। फोन कॉल कट हो गया। अर्थ उस फोन को देखता रह गया। फिर उसने अपना सिर झटका और दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि अंदर कोई नहीं है। वो आगे बढ़ने लगा। उसने स्टेयर्स को देखा, फिर तेजी से चढ़ते हुए ऊपर चला गया। उस आदमी के कहे अनुसार 2 कमरे छोड़कर वो तीसरे कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। वो चौकन्ना था। वो किसी भी ट्रैप में फंसना नहीं चाहता था। अगर वो फंस गया तो आव्या के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो वही फर्श पर जमकर खड़ा था। सामने चेयर पर कुणाल सिंह बंधे हुए थे और उनकी हालत बहुत खराब थी। वो खून से लथपथ थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया था। उन्हें बहुत तड़पाया गया था। वो जोर से चिल्लाया, डैड! फिर भागते हुए उनके पास गया और घुटने के बल बैठ गया। वो उनके गालों को थपथपाते हुए उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, डैड, डैड, होश में आइए। कुणाल सिंह होश में आने लगे। वो अपनी आधी खुली और आधी बंद आंखों से अर्थ को देखने लगे। वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोले, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें ट्रैप किया गया है। यहाँ से चले जाओ। जैसे अर्थ ने ये सुना, वो एकदम से पैनिक हो गया था। वो जल्दी जल्दी उनकी रस्सियों को खोलने लगा। उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपको सब पता था ना डैड, इन सब के पीछे। फिर भी आपने कभी नहीं बताया, बस अपनी नफरत जाहिर की, लेकिन असली वजह नहीं बताई। क्यों नहीं बताया आपने? कुणाल सिंह ने पूछा। क्या तुम विश्वास करते? ये सुनकर अर्थ के हाथ अपने आप रुक गए। उसने हैरानी से कुणाल सिंह को देखा। कुणाल सिंह ने बिल्कुल सही कहा था। वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। कुणाल सिंह ने उसे देखा, फिर कहा, उस टाइम वो तुम्हारे लिए सब कुछ थे। तुम उन पर आंख बंद करके यकीन करते थे। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं था। फिर उन्होंने तुम्हें ठीक करने की झूठी कोशिश भी तो दिखाई थी। अर्थ ने कहा, उन्हें आपके बारे में कैसे पता चला? कुणाल सिंह के होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। वो कुछ कहना चाहते थे, तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। अर्थ के कान खड़े हो गए, लेकिन वो पीछे नहीं पलटा। वो वैसे ही था। पीछे से कदमों की आहट उसके करीब आती हुई महसूस हुई। वो तेजी से पलटा और पीछे वाले इंसान पर अटैक करता उससे पहले पीछे खड़े इंसान ने अपनी तेजी दिखाते हुए उसके गर्दन पर एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। अर्थ ने जोर से उस इंसान को धक्का दिया और उस इंजेक्शन को बाहर निकाला और उसे फेंक दिया। उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा। वो वही फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक था। अर्थ ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुम तो मेडिसिन बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हो ना? फिर तुम इन सब में कैसे इन्वॉल्व हो? वो आदमी हल्का सा हंसा और कहा, उस ANI सीरम की वजह से। फिर उसने अर्थ को देखा और कहा, मुझे पता नहीं था मैं तुम्हारी बीवी का नाम लूंगा और तुम बिना कुछ सोचे आ जाओगे। लगता है अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। लेकिन तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बीवी अब नहीं रही। तुम्हारी बीवी के कार को उसी के साथ उड़ा दिया। जैसे ही अर्थ ने ये सुना, वो एकदम से जम गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वो उसे पंच मारता उससे पहले लड़खड़ा गया। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसका सिर चकरा रहा था। वो फर्श पर गिर गया। उस आदमी ने कुणाल सिंह को देखा, फिर कहा, तुम्हारी बीवी तो मर चुकी है, उसे तो देखा भी नहीं, लेकिन अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते तो देख सकते हो। इतना कहकर उसने अपनी कमर के पीछे से एक गन निकाली और सीधे कुणाल सिंह को शूट कर दिया। कुणाल सिंह चेयर के साथ ही जमीन पर गिर पड़े। वही अर्थ फटी आंखों से ये सब देखता रह गया। वो उठना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं हो, कोई ताकत ही नहीं बची है। वो आदमी उसके चक्कर काटते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम्हें जो इंजेक्ट किया गया है, इसे हमने अभी अभी बनाया है, वो भी तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। वैसे तो ओमकार अब तुम्हें खत्म कर देना चाहते हैं और तुम्हें ऐसे ही तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये बनाया। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? कोई बात नहीं, बहुत जल्द इस तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। वो ये कहते हुए हंस पड़ा। वही अर्थ खुद में बहुत बेबस महसूस कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बंद होने लगी। वो बेहोश हो गया। उस आदमी ने देखा कि अब अर्थ बेहोश हो गया है। उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज किया। उसके मैसेज करते ही 2 लोग अंदर आए। उस आदमी ने कहा, इसे लैब लेकर चलो। दोनों आदमियों ने अर्थ को उठाया और बाहर ले जाने लगे। उस आदमी ने कुणाल सिंह को देखकर फिर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे बेटे को जाल बिछाकर पकड़ा जा सकता है। उसकी कमजोरी उसकी बीवी है। उसकी बीवी की वजह से ही आज वो पकड़ा गया। अब तो उसे बचाने के लिए उसकी बीवी भी नहीं है। उसकी बीवी मर चुकी है और उससे बचाने के लिए तुम भी नहीं हो। तुम भी मर चुके हो और मसूरी में उसकी टीम को मारने के लिए मैंने अपने लोग तो भेज ही दिए हैं। उनका भी काम तमाम हो जाएगा। उसने कुणाल सिंह को घूरते हुए आगे कहा, हमारे बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता।
जो भी इलीगल एक्सपेरिमेंट में दखल देगा और उसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेगा, उसके साथ भी यही होगा। जब तक उस लड़की ने इन सब में दखलंदाजी नहीं की थी, हमारा बिजनेस ठीक चल रहा था, लेकिन उसके आते ही सब कुछ खराब होने लगा। आज हमारा बिजनेस जितने भी फॉरेन कंट्री में चलता है, वहाँ की गवर्नमेंट को हम पर शक हो गया है। थाईलैंड की गवर्नमेंट ने मेरी कंपनी को बंद करवा दिया है। वहाँ की पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। मेरी मेडिसिन उनके हाथ लग गई है, सिर्फ उस लड़की की वजह से, अर्थ के एजेंट 5 की वजह से। पर अब नहीं, अब वो मर चुकी है और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे मरना होगा, उसे हम खत्म कर देंगे। उसने खिड़की से बाहर देखा, रात हो गई थी। उसने राहत की सांस ली कि आव्या मर चुकी है। मसूरी में रात का समय। अमर्त्य, कयामत, एलेक्स और आहाना, इन्हें सबसे ज्यादा चोट लगी थी। उनका ट्रीटमेंट हो गया था। एलेक्स अभी भी बेहोश था। वही बाकी लोगों ने भी अपना ट्रीटमेंट करवा लिया था। इस वक्त सभी जेपी सर के घर में थे। आगमन ने कहा, अगर आप सही टाइम में नहीं आते हम लोग मरने ही वाले थे। जेपी सर चाय की एक घूंट लेते हुए बोले, मुझे नहीं, तुम लोगों को नकुल को थैंक यू बोलना चाहिए। उसने मुझे कॉल करके बोल दिया था कि तुम लोगों को कभी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आगमन ने कहा, आपने सिर्फ अभी को असली मिशन के बारे में बताया, इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया? आखिर हम एक ही टीम थे। ये सुनकर जेपी सर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगे। अंकिता ने कहा, आगमन इज राइट, आपने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? हम एक ही टीम में थे और उसने भी हमें कुछ नहीं बताया। हमें तो एक ही चीज लग रहा था कि हमें बस मिनिस्टर सक्सेना के पीछे जाना है। और जो स्टोरी में ट्विस्ट आया इस इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में, हमें तो यही लग रहा था कि मिनिस्टर सक्सेना के पीछे जाते जाते हम किसी और ही डायरेक्शन में चले गए हैं। जेपी सर ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों ने अपनी लीडर से क्यों नहीं पूछा कि वो अभी तक अपने पैर पीछे क्यों नहीं खींच रही है? पूछ लेना था। ये सुनकर वो लोग चौंक गए। नितिन फटाक से बोला, हाँ, तुम लोगों के दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आई? तुम लोगों को उनसे पूछ लेना चाहिए था। जब उनका मिशन मिनिस्टर सक्सेना था तो वो दूसरी चीज पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही थी? आगमन ने नितिन को घूर कर देखा। उसने जल्दी से अपने मुंह पर उंगली रख ली। उत्साह ने कहा, हम लोगों ने पहले बीच में ही मिशन छोड़ दिया था। उसकी वजह थी हमें, यानी कि मुझे और आवृत को उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना पड़ा था। जेपी सर ने हमें उसके पीछे भेज दिया था। ये सुनकर आगमन ने कहा, अच्छा ये बात थी। सभी सोच रहे थे तुम लोगों ने बीच में ही मिशन को क्यों छोड़ दिया। अब पता चल रहा है मामला ये था, क्योंकि तुम लोगों को भी इस काम में लगा दिया गया था। आहाना ने कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहिए। मैंने अभी अभी अर्थ सिंह के लोकेशन को ट्रैक किया है, उसका लोकेशन ऑफ हो गया है। जेपी सर ने कहा, इससे पहले लोकेशन कहाँ था? आहाना ने जवाब दिया, इससे पहले उसका लोकेशन मुंबई से बाहर एक वीरान जगह पर था। नितिन ने कहा, वो ऐसी जगह पर किस लिए गए होंगे? सबने उसे देखा, वो एकदम से घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, मैं बस जानना चाह रहा था। आगमन ने कहा, अभी का लोकेशन ट्रैक करो। आहाना ने कहा, उनकी लोकेशन एक ही जगह पर है और हमें वही जाना है, और इसके लिए हमें मुंबई जाना है। ओमकार सिंह को दुनिया के सामने बेनकाब करना है। जेपी सर ने आहाना को देखा, फिर कहा, तुम्हें पता है, तुम और आव्या दोनों के दोनों काफी चीजों में एक जैसी हो, लेकिन तुम्हें ये इतना आसान लगता है ना? तुम उसे इतनी आसानी से दुनिया के सामने बेनकाब करो, ये इतना आसान नहीं है। हमें इस चीज को रोकना है, ना कि दुनिया के सामने इस एक्सपेरिमेंट को लाना है। अगर ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने आ गया तो ना जाने कितने लोग इसे फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। आज साइंस मरे हुए इंसान को जिंदा करने की तकनीक खोज रहा है। जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तब वो लोग भी इसका गलत इस्तेमाल करने लग जाएंगे, जो पहले ही गलत कर रहे हैं। और दूसरी बात, सिंह फैमिली का पूरा बिजनेस डूब जाएगा। पूरी कंपनी पर एक्सपेरिमेंट को करने का दाग लग जाएगा। भले ही एक इंसान ने ये काम किया हो, लेकिन इसकी सजा सब लोगों को भुगतना होगा। जितने भी देशों में उनका बिजनेस बढ़ा था, अब वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज को नोटिस कर रही है और इस पर एक्शन भी ले रही है। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होगा। कोई भी चीज एक साथ खत्म नहीं होती है, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होगा। उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखा और आगे कहने लगे, जहां तक बात ओमकार सिंह की है, जो इतने बड़े ब्लास्ट में भी जिंदा बच गया, तुम लोगों को लगता है उसे मारना आसान होगा? वो अपने ही पिता के बनाए हुए सबसे स्ट्रॉन्ग ANI सीरम की वजह से जिंदा है, और साथ में उसके पास कुछ ऐसा भी है जो उसके ब्लड में आ रहे रजिस्ट को खत्म कर देती है, जो बचपन में ही अपने पिता को मार सकता है। तुम लोगों को क्या लगता है उसे काबू में करना आसान होगा? वो कितना हिंसक हो सकता है सोच भी नहीं सकते। आधिपत्य ने कहा, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा ना। अब हम उसे जिंदा तो नहीं छोड़ सकते। कोई सोच भी नहीं सकता असली विलेन वही थे। हमेशा से उन्होंने एक अच्छे पिता, एक अच्छे भाई, एक अच्छे बेटे होने का रोल इतने अच्छे से प्ले किया कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो क्या मेरे एक्सीडेंट के पीछे भी उन्हीं का हाथ था? अंकिता ने कहा, लेकिन तुम्हें मारने की कोशिश तो कयामत ने की थी ना। नितिन बीच में ही बोल पड़ा, तुम उसे पसंद नहीं करती? अंकिता ने उसे घूर कर देखा, वो फिर चुप हो गया। आधिपत्य ने कहा, नहीं, उसने मुझे बस घायल किया था, लेकिन किसी और ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। आगमन ने कहा, एक मिनट, अर्थ को बचपन में कोई लाइलाज खून की बीमारी थी ना? आधिपत्य ने कहा, हाँ, उन्हें ये बीमारी थी, लेकिन अब उन्हें नहीं है। आवृत ने कहा, होगा भी कैसे? उसे ANI सीरम की वजह से उसकी बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन नई बीमारी ने उसके शरीर में कब्जा कर लिया। अंकिता ने कहा, मतलब आव्या को सब कुछ शुरू से ही पता था? मतलब आपने असली मिशन के बारे में सिर्फ उसके साथ डिस्कस किया था? तो क्या अर्थ को भी मारने का ऑर्डर आपने ही दिया था? और वैसे भी उसे तो आज भी अर्थ से कोई खास लगाव नहीं है। वो आज भी कंफ्यूज है, वो उसके साथ रहना चाहती भी है या नहीं, उसे उससे प्यार है भी या नहीं। जेपी सर ने अपनी चाय खत्म की, फिर कहा, बिल्कुल सही कहा।
मैंने उसे ऑर्डर दिया था अर्थ को मारने के लिए, और आज भी उसके लिए उसके मिशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हमें ओमकार सिंह के साथ साथ अर्थ को भी मारना पड़ेगा। जैसे ये बात निवी ने सुना, वो हैरान होकर जेपी सर को देखने लगी। उसने जल्दी से कहा, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, और भाभी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरे भाई की क्या गलती है? उन्हें तो मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, उन पर ANI सीरम का एक्सपेरिमेंट किया गया, वो भी बड़े पापा ने। वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद से कितने बदल गए थे। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता था, और फिर उनकी बॉडी में म्यूटेशन भी तो हुआ था। गुस्से में वैसे भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। आप लोगों ने ही कहा था कि जिन पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया वो कितने खतरनाक होते थे, और उन लोगों के सोचने समझने की शक्ति भी काम नहीं करती है। उन्होंने भाभी के साथ शुरू के दिनों में बहुत गलत किया है, शायद गुनाह भी किया है, लेकिन उन्हें जो दिखाया गया, जो बताया गया, जो सबूत दिया गया, उन्होंने वो सब देखकर ही गुस्से में ये सब किया। भाभी आज भी नॉर्मल वाइफ की तरह उनके साथ पेश नहीं आती है, फिर भी वो भाभी के साथ रहते हैं। जेपी सर ने कहा, ये उसकी गलती है। अंकिता ने कहा, हमें सब समझ आता है निवी, लेकिन आव्या को समझना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे भाई के साथ रहकर उसमें काफी बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी वो वही आव्या है जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना मिशन है। उसे अपने परिवार से भी कुछ खास लगाव नहीं है। अर्थ तो फिर भी खुश नसीब है कि वो उसके साथ है, वरना उसके परिवार वाले ही उसे देखने तक के लिए तरस जाते हैं। ये सुनकर निवी हैरान थी। उसने नहीं सोचा था आव्या इतनी पत्थर दिल है। उसने कहा, पर भाई ठीक भी तो हो सकते हैं ना? जेपी सर ने कहा, ठीक होना होता तो वो कब का हो चुका होता, उसे ही बहुत तकलीफ होती होगी। आपको ये सब कैसे पता? अंकिता ने पूछा। सब जेपी सर को देखने लगे। जेपी सर ने सबको देखा, फिर कहा, मैंने पूरी डिटेल पढ़ी है, हमारे पास भी लैब है। उनकी बात सुनकर सबने एक दूसरे को देखा। जेपी सर ने आगे कहा, तुम सब क्या सोच रहे थे? उत्साह ने कहा, कुछ नहीं सर, हमें मुंबई के लिए निकलना होगा, चीफ अकेली होगी। जेपी सर ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर वो सब मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अर्थ को जब होश आया, उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और याद करने की कोशिश करने लगा। उसे याद आया उसकी आंखों के सामने उसके डैड को मार दिया गया था। ये याद आते ही उसने उठना चाहा, लेकिन उठ नहीं पाया। उसने देखा वो एक स्ट्रेचर जैसे बेड पर लेटा हुआ था और उसे चैन से बांधा गया था। वो छटपटाने लगा। तभी उसे आवाज सुनाई दी, इतना छटपटाने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द अपनी बीवी और बाप के पास पहुंच जाओगे। वो आवाज अच्छे से पहचानता था। उसने उस तरफ देखा, ओमकार सिंह उसी की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर वो और ज्यादा छटपटाने लगा था। उसके हाथों की नसें उभरने लगी थी। ओमकार सिंह ने उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, इतना मत छटपटाओ, रिलैक्स माय सन, अभी तुम्हें बहुत कुछ सहना है। वो चेयर खींचकर उसके साइड में बैठ गए। उन्होंने आगे कहा, जानते हो, मैं तुम्हें दुनिया के सामने पेश करना चाहता था, एक नायाब तोहफे की तरह, लेकिन तुम्हारे बाप ने सब गड़बड़ कर दिया। हमेशा से वो मुझ पर शक करता रहता था। वो जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट था। उसने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। पता है, मैं तुम्हारी वाइफ की माँ यानी कृपा को पसंद करता था, पर तुम्हारे बाप ने सब खराब कर दिया। उसने ये सब कृपा को बता दिया और उसने अरण्य से शादी कर ली, जो उसका कॉलेज में जूनियर था। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसे जान से मारने का इरादा बना लिया था, पर सही वक्त का इंतजार किया। लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हारी माँ दक्षा को उसकी जिंदगी में शामिल किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंतरा को तुम्हारी जिंदगी में शामिल किया था, ताकि वो उस पर नजर रख सके। लेकिन उस औरत ने मुझे ही धोखा दे दिया। उसने तुम्हारे बाप का ही साथ दिया। अर्थ उन्हें आंखें छोटी करके देखने लगा, फिर कहा, आप शुरू से ही गलत थे। उसकी बात सुनकर उन्होंने उसे देखा, फिर कहा, सब तुम्हारे बाप और चाचा की गलती थी। उन्हें हमारी फैमिली में आना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर अर्थ ने कहा, व्हाट नॉनसेंस। डॉक्टर विकास बस अपना गिल्ट कम करने के लिए डैड और चाचू को लेकर आए थे। नहीं, तुम्हारे बाप के नाम सारी जायदाद मेरे बाप ने कर दिया था, समझे? उन्होंने चिल्लाकर कहा। ये सुनकर अर्थ की आंखें बड़ी हो गई। वो ओमकार सिंह की आंखों में नफरत साफ साफ देख पा रहा था। वो नफरत जिसे उन्होंने हमेशा से छुपा कर रखा था। आज उसके सामने असली चेहरा लिए ओमकार सिंह खड़े थे, जिन्होंने उसे क्या से क्या बना दिया था। उसकी बॉडी में ANI सीरम इंजेक्ट करने वाले वही थे जिसे उसने अपने डैड से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, हमेशा उनकी बातें मानी थी। आज वो इंसान अपना असली चेहरा लिए सामने था। वो चिल्लाया, आप में इंसानियत है भी या नहीं? ओमकार सिंह ने कहा, तुम्हारे बाप ने हमेशा से मेरा हर काम बिगाड़ा है, हमेशा से मेरे रास्ते में आया और अब रास्ते से फाइनली हट ही गया। पहले तो जिंदा बच गया था, लेकिन अब मर ही गया। आई एम सो हैप्पी। तुम्हारी माँ दक्षा को भी मैंने ही मरवाया। मुझे धोखा देने की कीमत चुकाई उसने। ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। फिर ओमकार जी ने आगे कहा, उसे तुम दोनों को छोड़कर घर से जाने के लिए मैंने ही मजबूर किया था, पर वो तुम दोनों से बहुत प्यार करती थी। तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने का रास्ता खोज ही लिया उसने, पर क्या फायदा। आखिर में तुम लोगों के मुंह से माँ शब्द भी नहीं सुन पाई और मर गई। अर्थ का दिमाग ब्लैंक हो गया था। ओमकार सिंह ने उसके चेहरे को देखा, फिर आगे कहा, जानते हो, आव्या मल्होत्रा उसे अहम की जिंदगी में मैंने ही भेजा था, लेकिन उसी टाइम इंटेलिजेंस के हेड ने मुझे जाल में फंसाने के लिए अपना दाव खेला। आव्या प्रजापति ये लड़की बहुत स्मार्ट थी। उसे मेरे पीछे भेजने की तैयारी कर ली थी, पर मैंने पासा पलट दिया और खुद ही कहा कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी तुम्हें तो पता है ना,
जानते हो मैंने सब कुछ अच्छे से प्लान किया था। मुझे पता था तुम आव्या मल्होत्रा को खोज रहे हो, उससे तुम्हें बदला लेना था। मैंने उसके सारे सबूत मिटा दिए थे। फिर मैंने तुम्हारी बीवी को आव्या मल्होत्रा बनने के लिए कहा। तुमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया, पर तुम्हें वही मिला जो मैं चाहता था। तुम्हें सच्चाई पता चलने नहीं दे सकता था और उसे तुम्हारी हेल्प करने नहीं दे सकता था, वरना पहले ही मैं हार जाता। वो वैसे ही कोल्ड हार्टेड थी, उसे पहले तुमसे कोई मतलब नहीं था। वो तुम्हें कभी भी मार सकती थी, लेकिन उस जेपी ने उसे रोक रखा था, वरना तुम कब के मर चुके होते। वो बहुत क्लेवर थी, उसने तुम्हें मेरे जाल से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। उसने तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया। ये सुनकर अर्थ और ज्यादा हैरान रह गया। उसने कहा, मतलब? ओमकार सिंह ने कहा, वो आज भी तुमसे कोई प्यार नहीं करती, वो बस दिखावा करती है, क्योंकि उसे मुझे खत्म करना है। जैसे मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, वैसे ही उसने तुम्हारा भी इस्तेमाल किया, पर तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया। बहुत चाहते हो ना उसे, पर वो तुम्हें नहीं चाहती। उन्होंने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में ये कहा, जिसे सुनकर अर्थ ने कहा, नहीं, ये सही नहीं है। वो यकीन करने को तैयार ही नहीं था। वो हंस पड़े और कहा, आव्या के लिए तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। आज से 5 साल पहले उसने जानबूझकर तुम्हें जान से मारने के लिए ही वो पॉइजन दिया था। अर्थ ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये सब जानकर उसका दिमाग ही पूरी तरह से हिल गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आव्या उसे अब एक छलावा लग रही थी, जिसने उसे छला था। ओमकार सिंह ने उसे देखा। उनके होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। वो जो करना चाहते थे वो करने में कामयाब हो चुके थे। उन्होंने अर्थ को ट्रिगर कर दिया था। अब बस अपने एक्शन पर अर्थ का रिएक्शन देखना चाहते थे। अर्थ सब कुछ सोच रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था। आव्या ने कभी कहा भी तो नहीं था कि वो उसे चाहती है और उसे छोड़कर चली गई थी। इतना ही काफी था ये बताने के लिए कि वो उसे नहीं चाहती। उसने हमेशा सब कुछ छिपाया, वो भी उसे यूज कर रही थी। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आने लगा। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाया। ओमकार सिंह उसकी हरकत आराम के साथ देख रहे थे। वो स्माइल कर रहे थे। अर्थ को जब से पता चला था आव्या ने उसका इस्तेमाल किया, वो गुस्से में पागल हो गया था। वो छटपटाने लगा, जिस वजह से उसके अंदर बदलाव शुरू होने लगे थे। फिर अचानक से उसे याद आया कि आव्या अब मर चुकी है। वो शांत होने लगा। जब ओमकार सिंह ने सीसीटीवी फुटेज में ये देखा, उनकी भौहें तन गई। वो कुछ कहते उससे पहले ही फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? हमें उसे मारना ही है ना, या फिर तुम उसे जिंदा रखना चाहते हो? ओमकार सिंह ने उसे देखा, फिर कहा, अभिनव, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सासा से कांटेक्ट करना चाहिए? अभिनव ने कहा, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैंने बहुत बार कॉल किया है। उन्होंने पूछा, क्या तुमने जैक को कॉल किया? अभिनव ने कहा, जैक का फोन भी बंद आ रहा है, मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है, कहीं वो लोग पकड़े ना गए हो। ये सुनकर ओमकार सिंह के माथे पर बल पड़ गए। वो कुछ सोचने लगे, फिर जल्दी से अपना फोन निकाला और अभिनव को देखकर बोले, हमें सब जल्द ही खत्म करना होगा। अभिनव ने कहा, मुझे पता है, हमें यहाँ से जाना भी है, हम पकड़े नहीं जा सकते, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ओमकार सिंह ने कोसी जी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ। वो बिना रुके बोले, कोसी, आव्या मल्होत्रा को मार दो और हमें आज ही कंट्री छोड़कर जाना होगा। तेज और साक्षी को मार ही चुके हैं और कुणाल भी मर चुका है। बच गया है अर्थ, जो हमारे कब्जे में है, उसे भी जल्द ही खत्म कर देंगे। उसके लिए स्पेशल पॉइजन बनाया है मैंने। उन्होंने फोन कॉल रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक से उनके दिमाग में कुछ खटका। उन्होंने कोसी जी को दोबारा कॉल किया, पर कॉल नहीं लगा। फोन स्विच ऑफ हो गया था। उन्होंने चीखते हुए कहा, आह! उनको चीखते देखकर अभिनव हैरान होकर देखने लगा। उन्होंने पूछा, एनी प्रॉब्लम? ओमकार सिंह ने कहा, आई थिंक कोसी का फोन किसी और ने रिसीव किया था। अभिनव ने पूछा, किसने? ओमकार सिंह ने कहा, घर में माँ, आनित, बस 2 ही लोग तो हैं। अविका को भी कुछ पता नहीं है, वो देहरादून में है। लगता है आनित ने ही कॉल रिसीव किया था। ओमकार सिंह का शक बिल्कुल सही था। कॉल आनित ने ही रिसीव किया था। जब उसने ये सब सुना वो शॉक्ड था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने जिस इंसान की आवाज सुनी वो ओमकार सिंह की थी। कोसी जी का फोन उसी के पास था। पहले जब सासा ने भी उन्हें कॉल किया था, उसने ही कॉल रिसीव किया था, और इस बार भी उसने ही कॉल रिसीव किया था। वो इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि ओमकार सिंह ने उसके मॉम डैड को मार दिया है। सिर्फ उसके ही मॉम डैड को नहीं, अर्थ के मॉम डैड को भी, और अब अर्थ को भी मारने वाले हैं। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। वो समझ नहीं पा रहा था ये बात वो किसे बताए कि जिसे वो अपने बड़े पापा कहते हुए बड़ा हुआ था, असल में वो इंसान उसके माँ बाप का कातिल था, जो अपने ही परिवार को खत्म कर रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि वो कैसे अर्थ को बचाए, किसकी हेल्प ले। वहाँ कोसी जी आ गई। उन्होंने जब अपना फोन उसके हाथों में देखा, उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जैसे ही आनित ने उनकी आवाज सुनी, वो एकदम से घबरा गया और उसके हाथ से फोन टूट कर गिर गया। वो पीछे पलट गया। उसने कोसी जी को देखा, फिर हकलाते हुए कहने लगा, वो बुआ जी, वो कोसी जी जो पहले से ही परेशान थी, वो उस पर भड़कते हुए बोली, मेरे फोन के साथ क्या कर रहे थे? हाँ, तुमने मेरे फोन को छूने की हिम्मत भी कैसे की? उनकी आवाज सुनकर वो एकदम से घबरा गया। वो अटकती हुई आवाज में बोला, वो तभी दादी जी वहां आ गई। उन्होंने कहा, तुम कहीं बाहर गई थी ना, मैंने उसे तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हारे फोन की रिंग घर में ही सुनाई दे रही थी। आनित बस तुम्हारे फोन को ढूंढते हुए आया था। कोसी जी ने दादी को देखा, फिर आनित को घूरते हुए बोली, अगली बार से मेरे फोन को हाथ भी मत लगाना, समझे? अब यहाँ से निकलो। आनित भी जल्दी से वहां से निकल गया।
उनके पीछे पीछे दादी भी निकल गई। कोसी जी ने अपना फोन उठाया और ऑन करके देखा। उसने कॉल लिस्ट चेक किया। वो सासा और ओमकार सिंह के नंबर को देखकर हैरान थी, जो लिस्ट में सबसे ऊपर शो हो रहे थे। उन्होंने जल्दी से आकर ओमकार सिंह को कॉल लगाया। ओमकार सिंह ने जल्दी से उसका कॉल रिसीव किया और कहा, कोसी। कोसी जी ने कहा, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? आप ये बिल्कुल भी मत कहना कि कोई मुसीबत आ गई है। ओमकार जी ने कहा, मुझे लगता है कि आनित ने कॉल रिसीव किया था। मैंने जो भी कहा सब कुछ उसने सुन लिया, और उसने ये भी सुन लिया कि मैंने उसके माँ बाप को मार डाला है। जैसे ही कोसी जी ने ये सुना, वो हैरान हो गई। उन्होंने कहा, क्या कहा? उसने सब कुछ सुन लिया? मतलब उसे सब कुछ पता है और आप मुझे अब बता रहे हो? आपको पता भी है आपने क्या किया है? उसे सब कुछ पता चल गया है। अगर उसने किसी को बता दिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता भी है पहले से ही हम लोग कम मुसीबत में नहीं है। यहाँ हमारे बिजनेस पर ताला लग रहा है, पुलिस भी पीछे पड़ी हुई है, और आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए था कि फोन पर मैं ही हूँ या फिर कोई और है। ओमकार सिंह ने कहा, खैर वो सब छोड़ो। मुझे लगता है कि सासा बैंकॉक में पकड़ी गई है। अब हमें सब कुछ बहुत सावधानी से करना होगा, और आज ही हम लोग ये कंट्री छोड़कर जा रहे हैं। तुम भी अपने जरूरी सामान पकड़ लो, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग मुसीबत में पड़े, हम उस मुसीबत से ही दूर चले जाएंगे। अर्थ इस वक्त हमारे कब्जे में है, लेकिन उसे हमें मारना है। कोसी जी ने जब ये सुना, उसने कहा, मुझे अपनी बेटी का बदला लेना था उस आव्या से, जिसने मेरी बेटी को जान से मार डाला। लेकिन मेरे कुछ करने से पहले ही वो मर गई। मुझे उसे वैसे ही मारना था जैसे उसने मेरी बेटी को मारा, लेकिन खुश नसीब है कि बच गई। लेकिन अर्थ को मारना क्यों जरूरी है? पहले तो आप पूरी दुनिया के सामने उसे लाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि आपके पास एक ANI सीरम है जो इंसान को जरूरत से ज्यादा ताकत देती है। फिर अब उसे मारना क्यों चाहते हैं? उसकी बात सुनकर ओमकार सिंह ने हंसते हुए कहा, क्योंकि अर्थ हमारे लिए खतरा बन गया है। वो मेरा सच जान चुका है। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया वो मुझे मार डालेगा, और मैं उससे पहले ही उसे मार डालूंगा। लेकिन उसके हाथों नहीं मरूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जल्दी से लैब आ जाओ, हमें यहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। कोसी जी ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाती हूँ। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। आनित ने दादी को देखा। उसने पूछा, आपने मुझे क्यों बचाया दादी? दादी ने कहा, मैंने तुम्हें अभी बचाया कहाँ है बेटा? तुम्हें पता भी है दोनों भाई बहन पागल हो गए हैं। अगर उन दोनों को नहीं रोका गया, वो दोनों अपने पागलपन में पता नहीं क्या क्या करेंगे। उनकी गोल गोल बातें आनित को समझ नहीं आ रही थी। उसने पूछा, मतलब? दादी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। अब तक तो कोसी को भी पता चल गया होगा कि तुमने उसका कॉल रिसीव किया था, और इस वक्त तुम्हें भी खतरा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें भी मार देगी। ये सुनकर आनित कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, बिल्कुल सही कहा आपने माँ, मरना तो इसे भी पड़ेगा। आनित पीछे पलट गया। दादी और आनित के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दोनों ने देखा कि कोसी जी हाथ में गन पकड़े खड़ी थी। उसके हाथ में गन देखकर दादी और आनित दोनों घबरा गए। दादी उसका ध्यान भटकाने के लिए बोली, ये क्या पागलपन है? तुम्हारे पास ये बंदूक कहाँ से आई? और ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? ये सुनकर कोसी जी हंसते हुए बोली, मुझे पता है आप इतनी भोली नहीं हो। आपको जब पता चल ही गया है तो ऐसे अनजान होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। और मैं कोई पागलों जैसी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सीधी बात कर रही हूँ। इसे मरना होगा, इसे भी अपने माँ बाप के पास जाना पड़ेगा। आनित ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता, आप भी अपनी बेटी की तरह साइको है। मुझे तो लगता था आप बस नेचर की ही ऐसी है, लेकिन आप तो सच में ऐसे ही कैरेक्टर की है। आपने मेरी माँ को मार डाला। कोसी जी चिल्लाते हुए बोली, हाँ, तेरी माँ को मार डाला, अब तुझे मार डालूंगी। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मेरी जासूसी कर रहे थे ना अपनी माँ की तरह। तुम्हारी माँ भी इस घर में जासूसी करने आई थी। इतने सालों तक पकड़ी नहीं गई, लेकिन एक गलती उसने की और पकड़ी गई। जानते हो क्या? उसने आव्या मल्होत्रा को पकड़ लिया और हमें उसके बारे में पता चला। हमारे घर में इतने लोग हमारी जासूसी कर रहे थे, हमारी कब्र खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन अफसोस तुम्हारी माँ मेरे हाथों मर गई। वैसे भी तुम्हारा भाई अर्थ भी कुछ देर बाद मरने ही वाला है, और तुम भी। और वैसे भी तुम लोग हमारे परिवार वाले नहीं हो, तुम लोग हमारी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आए हो। परिवार नहीं हो हमारे। दादी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनाप शनाप क्या बोल रही हो? वैसे ही तुम दोनों ने इतने गुनाह कर रखे हैं जिसकी गिनती भी नहीं होगी। तुम दोनों ने अपने ही पिता को मार डाला और अब सबको मार रही हो। मुझे यकीन नहीं होता, तुम दोनों मेरी औलाद हो। तुम दोनों के दोनों हैवान बन चुके हो। कोसी जी ने उन्हें देखा और कहा, बिल्कुल सही कहा, हम लोग हैवान बन चुके हैं। और आप उनके धोखे को भूल गई। वो दोनों उनकी नाजायज औलाद थी, आपने उन्हें अपना भी लिया। यहाँ तक कि सारी जायदाद कुणाल के नाम भी कर दी, और हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम तो जायज औलाद थे ना, फिर भी हमें कुछ भी नहीं दिया। आप हमारी सगी माँ थी, लेकिन आपने भी हमारे साथ सौतेलापन दिखाया। ये सुनकर दादी हैरान रह गई। उन्होंने कहा, तुम लोगों को किसने कहा कि वो तुम्हारे पिता की नाजायज औलाद है? तुम लोगों के सौतेले भाई, वो उन्हें अडॉप्ट करके घर लाए थे। कोसी जी ने हंसते हुए कहा, मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी भूल गई। शायद बुढ़ापा आ गया है ना, इसलिए आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। वो आप ही थी जो उनके साथ हर रोज झगड़ा करती रहती थी और उनसे कहती थी कि वो उनकी नाजायज औलादे हैं। अब आपको कुछ याद आया?
या फिर सब कुछ भूल गई है? दादी ने कहा, मुझे उस वक्त सच पता नहीं था। उन्हें अचानक से घर में देखकर मैंने बिना जाने समझे ये सब कहा था, लेकिन सच ये नहीं है। आनित ने देखा कि कोसी जी का ध्यान सिर्फ दादी पर है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर कोसी जी के हाथ से गन झटके से छीन लिया और उनकी तरफ पॉइंट किया। कोसी जी एकदम से हड़बड़ा गए। उन्होंने अपने खाली हाथ को देखा, फिर सामने देखा जहां आनित ने उनका गन छीनकर उन पर ही पॉइंट कर रखा था। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो दांत पीसते हुए बोला, मेरी माँ को मारा, मेरे डैड को मार दिया, यहाँ तक कि बड़ी माँ और बड़े पापा को भी मार दिया। मुझे नहीं पता आप दोनों की क्या प्रॉब्लम थी बड़े पापा और डैड से। आप दोनों की क्या दुश्मनी थी। मेरे डैड बड़े पापा को बहुत मानते थे, उन्होंने हमेशा से उनका साथ दिया, लेकिन आप लोगों ने उन्हें मार दिया। हाँ, कोसी जी घबराते हुए बोली, गन नीचे करो, गोली चल जाएगी, नीचे करो। आनित चिल्लाते हुए बोला, क्यों? कुछ देर पहले तो मेरी जान लेने वाली थी ना, अब जब खुद की जान पर बन आई तो कह रही हो कि गन नीचे कर दूं? मुझे पागल समझ रखा है? आपने मेरी माँ को मारा है, ये सच जानने के बाद मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ दूं? आपको भी मरना होगा, सुना आपने? उसकी बात सुनकर कोसी जी एकदम से सहम गई। उनके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। वो बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुमने तो सीरियसली ले लिया। हाँ, मैंने बस ऐसे ही गन पॉइंट किया था। ये सुनकर आनित ने कहा, लेकिन मैंने सच में गन पॉइंट कर रखा है आपको मारने के लिए, सुना आपने? इतना कहकर उसने ट्रिगर दबा दिया और वहाँ गोली चलने की आवाज सुनाई दी। दादी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। कोसी जी ने अपने सीने को देखा जिस पर आनित ने गोली चलाई थी। उन्होंने फटी आंखों से सामने देखा। आनित आंखों में अंगारे लिए उन्हें देख रहा था। उसके बाद उसने नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद कोसी जी खून से लथपथ फर्श पर गिर पड़ी। इसी के साथ आनित के हाथों से भी गन छूट कर गिर गया। उसने कोसी जी की खून से लथपथ शरीर को देखा। भले ही उसने गुस्से में गोली चला दी थी, लेकिन अब वो एकदम से घबरा गया था। उसने दादी को देखा जो आंखों में आंसू लिए कोसी जी की लाश को देख रही थी। आनित वही फर्श पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने मार दिया, मैंने खून कर दिया, मैं खुद को सरेंडर करवा लूंगा। मैंने बुआ जी को जान से मार दिया। हाँ, मैं खुद को सरेंडर करवा लूंगा। मैं खूनी हूँ, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर वो खड़ा हो गया और बदहवास सा वहां से जाने लगा। दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है अगर तुम खुद को सरेंडर करवा लोगे तो पुलिस तुम्हें सब कुछ पूछेगी और तुम्हें सब कुछ बताना होगा, और उन्हें उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पता चल जाएगा। पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ये एक राज है और एक राज की तरह ही रहेगा। तू कहीं नहीं जाएगा। इधर पहले कोसी की लाश को हमें कहीं छिपाना होगा, फिर मौका देखते हैं, हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। आनित ने कहा, आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, मैंने आपकी बेटी को मार दिया। ये सुनकर दादी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे। फिर कहा, लेकिन उसे रोकना भी तो जरूरी था ना, बेवजह उन लोगों ने सबको मार दिया। कुछ देर पहले तुम भी मर चुके होते और क्या पता मुझे भी मार डालती तो। दोनों ने जब अपने पिता को मारने से पहले नहीं सोचा तो मुझे मारने से पहले क्या ही सोचती। इसलिए मुझे उसके मरने पर कोई अफसोस नहीं है। अब चलो, जल्दी से हमें छिपाना होगा। फिर दोनों कोसी जी की लाश को छिपाने में जुट गए। केल्विन ने जैक को कॉल किया और कहा, तुम इंडिया पहुंचे या नहीं? जैक जो मुंबई एयरपोर्ट पर था उसने कहा, मैं अभी पहुंचा हूँ, यू डोंट वरी, आई हैंडल इट। मैं साथ में वो पॉइजन भी बनाकर ले आया हूँ जो उस ANI सीरम के प्रभाव को धीरे धीरे कम कर देगी और हमें उसे मारने का मौका मिल जाएगा। वैसे तो हम उसे सीधे नहीं मार सकते क्योंकि उसमें और सासा में बहुत फर्क है। सासा इन्फेक्टेड थी इसलिए उसे मारना आसान था, लेकिन वो दोनों स्ट्रॉन्ग ANI सीरम वाले सुपर बीइंग है, इसलिए हमें उन्हें पहले तो बेहोश करके ठंडे तापमान में रखना होगा और उन्हें रोज वो पॉइजन देना होगा जिससे धीरे धीरे उनकी मौत होने लगेगी। आखिर में वो मर जाएंगे। ये सुनकर केल्विन ने कहा, ठीक है, और मेरे डैड? अपने डैड का जिक्र करते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा गई थी। आखिर उसने अपने ही डैड को मारने के लिए कहा था। जहां उसने अव्या को किडनैप उन्हें ठीक करने के लिए किया था, लेकिन आखिर में उसे उन्हें मारने का ऑर्डर देना पड़ा। जैक ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, ही इज नो मोर। ये सुनकर केल्विन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जैक ने आगे कहा, वैसे ही वो मरने वाले थे, उनके बॉडी में एंटीबॉडीज भी नहीं बन रही थी, इसलिए उनकी बहुत जल्द ही मौत हो गई। हमने जो एंटी सीरम बनाए हैं जो एक तरह का पॉइजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी कुछ ही देर में मौत हो गई। फिलहाल मैं कुछ ही देर में तुम्हारे एड्रेस में पहुंच रहा हूँ, फिर मिलकर डिस्कस करते हैं। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर उसने अपने फोन पर केल्विन के भेजे हुए एड्रेस को देखा, फिर एक कैब लिया और ड्राइवर को उस एड्रेस पर ले जाने के लिए कहा। उसके जाने के तुरंत बाद ही आव्या की टीम एयरपोर्ट से बाहर निकली। उन्होंने कैब किया और सब के सब डॉक्टर विकास की लैब के लिए निकल गए। ओमकार सिंह और अभिनव दोनों ही LED स्क्रीन पर लैब में क्या हो रहा है सब CCTV फुटेज में देख रहे थे, लेकिन अचानक से एक एक करके सारी फुटेज ब्लैंक होने लगी। दोनों चौंक पड़े। ओमकार सिंह हैरान होते हुए बोले, अब ये सब किसने किया? अभिनव ने कहा, मुझे कैसे पता होगा ये सब किसने किया, रुको मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो कीबोर्ड के बटन दबाने लगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अर्थ जिस कमरे में था उसका दरवाजा ओपन हुआ। अर्थ जो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था, दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर उसने सिर उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखा। वहां दरवाजे के पास आव्या को देखकर वो हैरान रह गया। आव्या ने अपने हाथ में गन पकड़ रखा था और उसके सिर पर चोट लगी थी, खून सूख चुका था।
आव्या ने अर्थ को देखा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। अर्थ को दोबारा से ओमकार सिंह की बात याद आई। उसने अपनी नजरें उस पर से हटा ली और चेन से खुद को आजाद करने की कोशिश में लग गया। आव्या उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अचानक से रुक गई और पीछे तेजी से पलट गई और दरवाजे की तरफ गन पॉइंट किया। उसके इस एक्शन को देखकर अर्थ ने भी दरवाजे की तरफ देखा। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और सामने ओमकार सिंह अपने हाथ में गन लिए खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आव्या को देखा, फिर कहा, चलो फाइनली हमारा आमना सामना हो गया। हम दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे को हमारा सच ना पता चले, जबकि हम दोनों एक दूसरे का सच जानते थे, है ना? इतना कहकर उसने आव्या की तरफ गन पॉइंट की। दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट करके एक दूसरे के सामने खड़े थे। अर्थ आंखें बड़ी करके देख रहा था। भले वो ओमकार सिंह की बातों में आ गया था, लेकिन आव्या के लिए वो अब भी पागल था। वो उसकी बीवी थी। भले ही वो उससे प्यार नहीं करती थी या फिर उसने उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन वो उसकी बेटी की माँ थी। दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इस वक्त उसके सो कॉल्ड डैड ने आव्या को गन पॉइंट पर ले रखा था। उसे पता था आव्या बहुत स्मार्ट है, लेकिन अब जब उसे ओमकार सिंह का पूरा सच पता चल गया था, उसे ये भी पता था कि ओमकार सिंह कितना खतरनाक है। जो अपने खुद के पिता को मार सकता है, वो किसी को भी मार सकते हैं। वो बहुत ज्यादा हिंसक है, इसका उसे अंदाजा हो गया था। वो जोर से चिल्लाया, आप मुझे मारना चाहते हो? उसे कुछ मत करना। ओमकार सिंह ने एक नजर उसको देखा, फिर कहा, वाकई में तुम दोनों की क्या बॉन्डिंग है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। मतलब मैंने तुम्हें सच बताया, फिर भी तुम्हें अपनी सो कॉल्ड वाइफ की चिंता हो रही है। बहुत प्यार करते हो ना? तब तो तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी बीवी मरेगी, उसके बाद तुम मरोगे। तुम्हें तड़पता हुआ देखने में बहुत मजा आएगा। ये सुनकर अर्थ को गुस्सा आने लगा। वो चिल्लाते हुए बोला, उसे हाथ भी लगाया ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है, शी इज माई वाइफ और वो मेरी बेटी की माँ है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर मुझे पहले पता होता मेरे साथ जो भी हुआ, मैंने जो जाने अनजाने में गुनाह किए, उसके पीछे आपका हाथ था, मैं आपको उसी वक्त मार डालता। आव्या गन सामने पॉइंट किए खड़ी थी, जैसे मौका देखते ही ओमकार सिंह की खोपड़ी उड़ा देगी। ओमकार सिंह ने आव्या को देखा, फिर कहा, कोसी ने जब बताया कि तुम मर चुकी हो, मैं बहुत खुश था कि तुम मर चुकी हो और अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मुझे पता नहीं था तुम बच निकलोगी। बहुत ही स्मार्ट हो ना तुम। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तुम्हें सर्वाइव करना आता है। आव्या ने कहा, आपको क्या लगा मैं मर गई? फिलहाल मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे डाउट हो गया था मेरी कार में कुछ तो गड़बड़ है, और मैं ऐसे ही तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाली। आपको तो साथ में लेकर मरूंगी। ये सुनकर ओमकार सिंह हंसते हुए बोला, आव्या तुम जानती हो, मुझे पता है तुम बहुत ही स्मार्ट हो। तुमने अर्थ को भी अपनी साइड कर लिया। तुमने भी अपना दांव खेला, उसे अपनी साइड करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने मेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। क्या करोगी? पूरी दुनिया को दिखाओगी? आव्या ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया को दिखाने वाला काम मैं नहीं करने वाली। फिलहाल तो मुझे आपको जान से मारने का ऑर्डर मिला है। भले ही आपका बिजनेस ना रुके, लेकिन जब आप मर जाएंगे ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ANI सीरम आप सप्लाई करते हो और आपके मरने के बाद वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। आप तो सब लोगों को अलग ही लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। वैसे ही दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है, और जो बचे कुचे इंसानियत है आप उसे खत्म कर रहे हो। ओमकार सिंह ने अपने गन को लोड किया और कहा, तुमने बीच में आकर अच्छा नहीं किया, और सबसे बड़ी गलती तुमने की अर्थ के सामने सच्चाई लाकर, और उसकी वजह से मुझे इतना खून खराबा करना पड़ा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं कौन है जिसे मुझ पर शक हो गया, और मेरी जिंदगी में तुम मंगल ग्रह की तरह अमंगल करने के लिए आ गई। ये सुनकर आव्या ने कहा, ये तो आपके डैड का ही किया धरा है। वो मर गए पर आपका इंतजाम करके मरे। आपको नहीं पता इन सब के बारे में एक ऐसा शख्स है जो सब कुछ जानता है। उसे इस बारे में सब कुछ पता है, और उसे आपके बारे में हर चीज पता है। ये सुनकर ओमकार सिंह हैरान रह गए। आखिर कौन था जिसे सब कुछ पता था, जो उसे भी पता नहीं था? मिस्टर सक्सेना तो कब के मर चुके थे, फिर जिनको भी पता था सब मर चुके थे। फिर कौन था जो सब कुछ जानता था? उन्हें सोच में गुम देख आव्या ने अपना पैर उठाया और उनके हाथ को मारा। उनके हाथ से गन छिटक कर दूर जा गिरा। वो होश में आए। वो कुछ रिएक्ट करते उससे पहले उनके पेट पर पंच पड़ा। वो झुक गए। उतनी ही तेजी से उनके सीने और नाक पर पंच पड़ा। एक झटके में ही वो फर्श पर पटक दिए गए। उन्हें समझ ही नहीं आया क्या हुआ। वो दर्द से करहाने लगे थे। आव्या ने तुरंत गन उन पर पॉइंट किया। उसने ट्रिगर दबाया। गोली चलने की आवाज कमरे में गूंजी, लेकिन आव्या फर्श पर गिर पड़ी। गोली दीवार पर चली थी। उसने सिर उठाकर देखा, सामने अभिनव गन पकड़े खड़ा था। उसने ही आव्या को किक मारा था। अर्थ ने जब देखा कि अभिनव आव्या पर गोली चलाने वाला है, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब उसके चेहरे की सारी नसें उभर आई थी और चेहरा भयानक नजर आ रहा था। उसी के साथ चेन्स टूट गई। उसने तेजी से अभिनव पर अटैक कर दिया। अभिनव ने ट्रिगर दबा दिया। वक्त रहते आव्या वहां से हट गई और गोली फर्श में धंस गई। अर्थ ने अभिनव का सिर दीवार पर दे मारा। उसकी चीख निकल गई। उसी के साथ उस कमरे में गन्स पकड़े बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ गए। उनकी तरफ गन पॉइंट किया। अर्थ बिल्कुल भी नहीं रुका और लगातार अभिनव का सिर दीवार पर मारता रहा। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। उसकी बीवी को जान से मारने की कोशिश की गई, जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था।
उसने अभिनव को छोड़ दिया और पीछे पलट कर देखा। उसे ऐसे देखकर बॉडीगार्ड्स भी डर गए थे। वो आंखों की पुतलियों को घुमाकर देख रहा था। ओमकार जी खड़े हो चुके थे। उन्होंने अर्थ पर अटैक किया। वो 2 कदम पीछे हो गया। उसने अपनी गुस्से से लाल आंखों से ओमकार जी को देखा, फिर उसने भी उन पर अटैक कर दिया। आव्या उठकर खड़ी हो गई। उसे उन गार्ड्स ने पकड़ लिया। उसका सिर चकरा रहा था। वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया वो हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पानी की टंकी में भर दिया हो। उसने खुद को देखा। वो सच में एक कांच के बने पॉट के अंदर थी। ऊपर उसका मुंह खुला हुआ था और उसने देखा कि पानी उसके कमर तक है और वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। आव्या ने हिलने की कोशिश की। उसके हाथ कमर के पीछे कसकर बंधे हुए थे और पैर और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। उस पॉट के बीच में एक पोल था जिसमें आव्या को कसकर बांधा गया था। उसने महसूस किया कि पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जो पानी कुछ देर पहले उसकी कमर तक पहुंच रहा था वो अब उसके सीने तक पहुंच गया है। वो छटपटाने लगी। वहां ओमकार सिंह कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ तुम्हारा हस्बैंड बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहा है। तुम्हें पता है मैंने उसे पॉइजन दे दिया है। धीरे धीरे वो भी तुम्हारे साथ इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तुम्हें पता है मेरे डैड ने एंटीडोट तो नहीं बनाया, लेकिन ऐसे लोगों को मारने के लिए पॉइजन जरूर बनाया था जो मेरे पास है, और मैंने उससे तुम्हारे हस्बैंड को दे दिया है। तुमने मुझे बहुत सिर दर्द दे दिया। अब तुम दोनों एक साथ इस दुनिया को अलविदा कहो। हम इस कंट्री को अलविदा कहते हैं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। उन्होंने अभिनव को देखा जिनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उनकी हालत नाजुक लग रही थी। उन्होंने कहा, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वी आर बिजनेस पार्टनर नाउ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेले ये सब कैसे कर पाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने उन्हें सहारा देकर उठाया ही था कि बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। वो एकदम से चौंक गए। उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन को देखा, लेकिन अचानक से उनका कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप बंद होने लगे थे। मतलब किसी ने उनके लगाए हुए कैमरे को हैक कर लिया था और एलेक्स के अलावा क्रिश ही एक ऐसा शख्स था जो 1 मिनट से भी कम समय में ये सब कर सकता था। जहां एलेक्स को टाइम लगता था वहीं क्रिश वो किसी भी सिस्टम में घुस जाता था। उनके बॉडीगार्ड सामने दरवाजे की तरफ गन पॉइंट करके खड़े थे और अचानक पूरे दरवाजे में गोलियां चलने लगी और एक झटके के साथ दरवाजा खुल गया। आव्या पानी में छटपटा रही थी। पानी अब उसकी गर्दन तक पहुंच गया था और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी थी और वहां स्ट्रगल करते करते अब वो थक चुकी थी। वो बेहोश होने लगी। तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी और वो कांच का बना पॉट टूटकर चकनाचूर हो गया। सारा पानी बह गया। आगमन और आवृत तेजी से उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने आव्या के हाथ पैर खोले। आव्या सामने की तरफ गिरने लगी। आगमन ने झट से उसे पकड़ लिया और उसके मुंह पर लगा टेप खोल दिया। आवृत ने कहा, लगता है पानी में रहने की वजह से पानी उनके लंग्स में चला गया है। आगमन ने आव्या को नीचे लिटाया और उसके पेट को दबाने लगा। आव्या के मुंह से पानी निकलने लगा था। कुछ ही देर बाद वो पानी की उल्टियां करती हुई होश में आई। साथ में उसे खांसी भी आ रही थी। आगमन उसकी पीठ को सहलाने लगा। आवृत ने कहा, आप हमारा वेट भी तो कर सकती थी। आपको पता भी है अगर हम टाइम पर नहीं आते आप अब तक रेस्ट इन पीस हो चुकी होती। आपके जीवन जीने का टाइम खत्म हो गया होता। आव्या लंबी लंबी सांसें लेने में लगी हुई थी। उसने खुद को नॉर्मल किया, फिर पूछा, सब लोग आ गए हो क्या? आगमन ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तरह अकेले मरने आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब चलो उठ जाओ, हमें आज इस खेल को खत्म करना है। उसने आव्या को सहारा दिया। आव्या खड़ी हो गई। जैसे ही दरवाजा खुला सारे बॉडीगार्ड्स नॉन स्टॉप गोलियां चलाने लगे, लेकिन सामने कोई नहीं था। अचानक से उस कमरे में धुआं भरने लगा। सब लोग खांसने लगे। उन्हें कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। ओमकार सिंह जी भी खांस रहे थे। उन्हें भी धुंध में कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो देखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से फायरिंग की आवाज सुनाई दी और सारे बॉडीगार्ड्स एक एक करके गिरने लगे। ओमकार सिंह ने गोलियों की आवाज सुनकर अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने अभिनव को अपने सामने कर दिया और एक के बाद एक गोलियां अभिनव के शरीर को भेदने लगी। जब गोलियां चलनी शांत हो गई, उन्होंने अभिनव को छोड़ दिया जो अब उनके किसी काम के नहीं थे। कुछ देर बाद धुआं अपने आप खत्म होने लगा और उन्होंने खांसते हुए सामने देखा, जहां आहाना, उत्साह और नकुल उनकी तरफ गन पॉइंट करे खड़े थे। उनके साथ अधिपत्य भी खड़ा था। अधिपत्य ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता इन सब के पीछे आप हैं। आपने मुझे भी मारने की कोशिश की। हमारी गलती क्या थी? ओमकार सिंह ने कुछ नहीं कहा। ओमकार सिंह ने कहा, तुम लोगों को लगता है मुझे मार सकते हो। इतना कहते ही बहुत जोर से चिल्लाए और इसी के साथ उनके चेहरे की नसें उभरने लगी और वो भयानक नजर आ रहे थे। एक पल के लिए तो वो लोग भी डर गए थे। ओमकार सिंह ने कहा, मुझसे लड़ो। ये सुनकर आहाना ने उन्हें आंखें छोटी करके देखा। उसने अपनी गन नीचे की और कमर के पीछे लगाते हुए दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ी और उन पर अटैक किया। लेकिन ओमकार सिंह पहले से तैयार थे। उन्होंने उसके अटैक को रोक लिया और एक झटके में ही आहाना को पकड़कर फर्श पर पटक दिया। वो दर्द से करहाने लगी थी। इसी के साथ तीनों लड़कों ने एक साथ उन पर अटैक किया, लेकिन कुछ ही देर में वो भी फर्श पर अधमरी हालत में पड़े हुए थे। वो अधिपत्य की तरफ बढ़े। उन्होंने अपना पैर उठाकर उसके पेट पर रख दिया। इसी के साथ अधिपत्य के मुंह से खून फव्वारे की तरह बाहर निकल आया। वो दर्द से तड़पने लगा था। ओमकार सिंह ने पूरी नफरत के साथ कहा, तुम जिंदा हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई कुछ देर बाद मरने ही वाला है, उसके साथ ही मरना। अधिपत्य उनका पैर हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने मजबूती के साथ अपना पैर उसके ऊपर रखा था। तभी उन्हें एक जबरदस्त किक पड़ी और वो लड़खड़ा गए और उन्हें अपना पैर हटाना पड़ा। उसने सामने देखा, आव्या, आगमन और आवृत खड़े थे। आव्या ने आगमन और आवृत को आंखों से इशारा किया। उसके इशारा करते ही दोनों ने एक साथ उन पर अटैक किया।
उसके तुरंत बाद ही आव्या ने अटैक किया। जहां ओमकार सिंह आव्रत और आगमन के अटैक को डिफेंस कर चुके थे, आव्या ने उन पर अटैक कर दिया और वो संभल नहीं पाए। वो पीछे हो गए और वो समझने की कोशिश करने लगे उन्हें इतना अजीब क्यों लग रहा था। उन्हें अपने शरीर में कुछ तो अजीब लग रहा था। वो वीक फील कर रहे थे। उन्होंने अपना सिर झटका। तीनों ने एक साथ अटैक कर दिया था। उन्होंने पूरी ताकत के साथ उन तीनों को डिफेंस करते हुए उन पर ही अटैक कर दिया। उन्होंने दोनों लड़कों को फर्श पर फेंक दिया था और आव्या का गला पकड़ लिया। आव्या ने अपना हाथ चलाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसको हाथ से पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम्हारा हस्बैंड वैसे ही मरने वाला है। फिर कुछ याद करते हुए बोले, ओह, मैं तो भूल गया था। तुम तो चाहती ही हो कि वो मर जाए, है ना? ये सुनकर आव्या ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। पीछे से आगमन ने उसकी पीठ पर अटैक किया। इसी के साथ उन्हें अपनी गर्दन पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ था। आव्रत ने एक इंजेक्शन उसे इंजेक्ट कर दिया था। वो दर्द से तिलमिला उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर के अंदर तेजाब चला गया हो। उन्होंने तुरंत ही आव्या का गला छोड़ दिया। वो बुरी तरीके से खांसने लगी। आगमन ने उसे संभाला। वही ओमकार सिंह ने आव्रत के चेहरे पर पंच जड़ दिया और उस पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। वो लहूलुहान फर्श पर गिर पड़ा। उन्होंने उस इंजेक्शन को बाहर निकाला। उसमें जो लिक्विड था उनकी बॉडी में जा चुका था। उन्होंने गुस्से से वो इंजेक्शन फेंका। जैसे वो आगमन और आव्या की तरफ बढ़ने लगे, उनका शरीर कांपने लगा और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। अंकिता, कयामत, निवी और नितिन अर्थ जिस कमरे में था उस कमरे में थे। अंकिता ने अर्थ के पल्स चेक किए जो बहुत धीमी चल रही थी। उसने कहा, ओ माय गॉड, अब क्या करें? हमें तो ये भी नहीं पता इससे दिया क्या गया है। हमें इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। अर्थ इस वक्त बर्फ की सिल्ली के ऊपर लेटा हुआ था। उसका शरीर ठंडा हो गया था। कयामत और नितिन ने उसे नीचे उतारा और उसके हाथ पैर रगड़ने लगे। कयामत ने कहा, सारी मुसीबत की जड़ यही है, इसको तो हमें मरने देना चाहिए। ये सुनकर अंकिता ने उसे बुरी तरीके से घूर कर देखा और कहा, उसकी जगह पर तुम्हें मरना चाहिए। ये सुनकर कयामत ने कहा, मैं क्यों मरूं? मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है, लेकिन ये हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब तो मरने भी वाला है। नितिन ने कहा, ए तुम चुप रहो, कुछ देर पहले तुम मरते मरते बचे हो, भूलो मत। तुम अब भी इंजर्ड हो। अगर तुमने ऐसी मनहूस बातें की तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा, समझे? मेरे बॉस के मरने की दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। कयामत ने आगे कुछ नहीं कहा, पर अर्थ की बॉडी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। निवी ने कहा, भाई को होश नहीं आ रहा है, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? पीछे से आवाज आई, उसे पॉइजन दिया गया है, चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। एक आदमी की आवाज सुनकर वो चारों चौंक गए। उनके पीछे वही डॉक्टर था जो केल्विन के लिए काम करता था। उसके हाथ में एक मेडिकल किट था। वो अपना चश्मा ठीक करते हुए अंदर आया। किसी अनजान आदमी को वहां आए हुए देखकर अंकिता तुरंत खड़ी हुई और अपना गन उसकी तरफ पॉइंट किया और कहा, हु आर यू? और तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? उस डॉक्टर ने हंसते हुए देखा, फिर कहा, लगता है तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए, मतलब चाहते हो कि वो मर जाए? कयामत ने कहा, अपनी गन नीचे करो, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा। उस डॉक्टर ने कहा, हमें भी अपनी तरह ही समझो। इतना कहकर वो उनके पास आया। उसने अर्थ की पल्स चेक किए, फिर उसकी दोनों आंखें चेक की, फिर अपना मेडिकल किट खोला। उसके मेडिकल किट के अंदर कोई फर्स्ट एड किट के सामान नहीं थे, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन और सिरिंज रखे हुए थे। उन्होंने इंजेक्शन में एक लिक्विड फिल किया, फिर अर्थ को इंजेक्ट किया। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, इसे हमें तुरंत ही मेरे लैब लेकर चलना होगा। उन्होंने जल्दी से अपने मेडिकल किट बंद किया और खड़े होकर आगे बढ़ गए। इतना सुनते ही कयामत और नितिन ने जल्दी से अर्थ को उठाया और उनके पीछे चल दिए। जैक को देखकर सब हैरान थे। आव्या ने उसकी तरफ गन पॉइंट कर रखा था। जैक ने कहा, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस इसकी बॉडी लेने आया हूँ और वही लेकर चला जाऊंगा। आव्या ने कहा, मतलब? जैक ने कहा, तुमने जो एंटी सीरम दिया है वो सिर्फ उसे पैरालाइज कर सकता है, लेकिन हम उसे खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मुझे उसे ले जाने दो। आहाना ने कहा, हम तुम पर यकीन कैसे करें? जैक ने कहा, हमारे डॉक्टर का लैब यही मुंबई में ही है, वही ले जाना है। आव्या ने सबको देखा। जैक ने कहा, इट्स अर्जेंट। आव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। 2 दिन बाद केल्विन और जैक के साथ आव्या, क्रिश और जेपी सर लैब में थे। फ्रीजर के अंदर ओमकार सिंह की बॉडी थी। जेपी सर ने कहा, ये काम करेगा? जैक ने कहा, हाँ, धीरे धीरे असर होगा। क्रिश ने कहा, पर फ्रीजर में रखने से उनकी बॉडी सही सलामत रहेगी, है ना? इनकी बॉडी को म्यूजियम में रखने का इरादा है। आव्या ने कहा, तो क्या करें, बहुत सारे टेस्ट करने, तब जाकर कुछ हो सकता है। क्रिश ने कहा, बस जिंदा ना हो जाए। जेपी सर ने आव्या को देखा, फिर कहा, खेल खत्म। क्रिश ने कहा, मेरे डैड भी मिल गए हैं, मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इसके बाद मैं अंतरा के साथ डैड को लेकर बैंकॉक शिफ्ट हो जाऊंगा। जेपी सर ने कहा, हम कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे, जाओ तुम। उन्होंने आव्या को देखा। आव्या ने कहा, दादी और आनित को लेकर देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं। जेपी सर ने गहरी सांस ली, पर कुछ नहीं कहा। तभी वो डॉक्टर आ गया। उसने कहा, तुम्हारे हस्बैंड को ठीक होने में टाइम लगेगा। आव्या ने कुछ नहीं कहा और वो जेपी सर के साथ ही बाहर आ गई। दोनों कार में बैठकर सिंह मेंशन की तरफ निकल गए। जेपी सर ने कहा, फाइनली सब खत्म, मिशन कंप्लीट। आव्या ने कहा, डॉक्टर विकास ने जिस पर अपनी ANI सीरम का एक्सपेरिमेंट किया था, वो आप हो ना? ये सुनकर जेपी सर चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे? बीच में ही आव्या ने कहा, पता चल गया। इन सब के बारे में इतनी डीपली उसे ही पता हो सकता है
जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा हो, जिसके साथ ऐसा हुआ हो। जेपी सर ने गहरी सांस ली, फिर कहा, वो मैं ही हूं। मैं ऐसा बनना नहीं चाहता था, फिर भी बना दिया गया। मैं डॉक्टर कावेरी को मारना नहीं चाहता था, पर मेरे हाथों से वो मर गई। आव्या ने उनके चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर पछतावा दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे हमेशा से इस बात का गिल्ट रहा कि मैंने उसे मार दिया। आव्या ने कहा, उनका बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना? जेपी सर ने कहा, हाँ, क्योंकि वो फॉर्मूला अभिनव के साथ खत्म हो चुका है। आव्या ने कहा, जेपी सर ने कहा, अर्थ की टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा। आव्या ने कहा, मुझे पता है उसे कुछ नहीं होगा, मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जेपी सर हल्के से मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, बहुत मोटी चमड़ी का आदमी है। आव्या ने कुछ नहीं कहा। कार सिंह मेंशन के पार्किंग में रुकी। आव्या कार से बाहर निकली। उसके गार्डन में अम्मिया और अव्या फुटबॉल खेल रही थी। वही दादी भी बैठी हुई थी। जेपी सर ने कार से बाहर अपना सिर निकाल कर देखा और कहा, आव्या, अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी जियो, मिशन खत्म हो गया है। आव्या ने हाँ में सिर हिला दिया और गार्डन की तरफ बढ़ गई। अम्मिया और अव्या ने उसे देखा और भागकर उसकी तरफ आई और उसके पैरों से लिपट गई। उसने झुककर दोनों को गले से लगा लिया। अव्या ने कहा, मम्मा, डैडी कब तक ठीक होंगे? अम्मिया भी उसकी बात दोहराते हुए बोली, मम्मा, डैडी कब तक ठीक होंगे? आव्या ने कहा, बहुत जल्द। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। आव्या बोली, अब चलो, हमें देहरादून शिफ्ट होना है। अव्या ने कहा, नाना नानी जहाँ रहते हैं वहाँ? आव्या ने कहा, हाँ, वहाँ डैडी का ट्रीटमेंट होगा। अम्मिया ने कहा, वहाँ गार्डन होगा ना? अव्या ने उसे देखा और उसके सिर पर टपली मारते हुए बोली, तुम्हें बस खेलना ही है। अम्मिया ने क्यूट सा फेस बनाकर अपने सिर को सहलाया। आव्या ने दादी को देखा, फिर कहा, दादी, हम सब देहरादून चल रहे हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शाम की फ्लाइट लेकर निवी, आनित, दादी जी, अम्मिया और अव्या अभी के साथ देहरादून पहुंच गए थे। अर्थ को भी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ फ्लाइट से नीचे उतारा गया। फिर वहां से एम्बुलेंस से अमर्त्य के लैब ले जाया गया। आव्या ने देहरादून में प्रजापति सदन के कुछ दूर में ही घर खरीद लिया था। वहां शिफ्ट होने तक वो सब प्रजापति सदन में रुके हुए थे। अमर्त्य ने निवी को देखा। उसके होठों पर स्माइल आ गई। निवी ने भी उसे देखकर स्माइल किया। अंकिता का घर। अंकिता अपने घर में चैन की नींद सो रही थी। उसके घर का दरवाजा ओपन हुआ। एक परछाई अंदर दाखिल हुई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंकिता के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धीरे से घुमाया और दरवाजा खुल गया। वो अंदर गया। उसने बेड पर सोई अंकिता को देखा, जो आराम के साथ सोई हुई थी। वो उस तरफ बढ़ गया। उसने उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो टच भी करता उससे पहले ही अंकिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें खोली और उसे एक झटके में तेजी से उठाकर फर्श पर पटक दिया था। उसने लाइट ऑन किया और उस इंसान को देखा। वो गुस्से में बोली, तुम? कयामत ने उसे देखा, फिर खड़े होते हुए कहा, मैं तो तुम्हें शादी के लिए पूछने आया था, मुझसे शादी करोगी? इतना कहकर उसने झट से उसका लेफ्ट हैंड पकड़ लिया और उसके रिंग फिंगर में रिंग पहना दिया। वो हैरानी से उसे देखती रह गई। वो बोली, आधी रात को कौन ऐसे प्रपोज करता है? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। कयामत ने कहा, अरे ऐसे कैसे? यू लव मी। अंकिता ने कहा, नो एंड गेट आउट, मुझे सोने दो। कयामत ने उसे देखा और सीरियस होते हुए कहा, तुम नहीं मानोगी। अंकिता ने कहा, नहीं, क्या करोगे? कयामत ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, मैं क्या करूंगा? वो नीचे फर्श पर बैठ गया और उसके पैरों से लिपट गया और रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज विल यू मैरी मी? अंकिता वैसे ही खड़ी रही और बोली, अब छोड़ो मुझे, लीव मी। कयामत ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, पहले बोलो कि तुम मुझसे शादी करोगी, उसके बाद ही तुम्हारे पैरों को छोड़ूंगा। प्लीज विल यू मैरी मी? पहले जो मैंने तुम्हें हर्ट किया उसके लिए सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं ही बेवकूफ था। अंकिता ने उसे आंखें बड़ी करके देखा, जैसे उसके सामने कयामत नहीं उसका हमशक्ल हो। उसने पूछा, तुम कयामत ही हो ना? कयामत ने कहा, हाँ मैं ही हूँ, कहो तो मैं अपने जख्म भी दिखा सकता हूँ। इतना सुनकर अंकिता ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझे? कयामत ने पूछा, मतलब तुम शादी के लिए मान गई ना? मुझे पता था। इतना कहकर वो खड़ा हो गया। अंकिता उसे हक्की बक्की होकर देख रही थी। वो उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोला, फाइनली तुम मान गई, तुम्हें मनाना बहुत आसान है। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया। अंकिता उसे जाते हुए बस देखती रह गई। नितिन के घर में मुद्रिका जी उसे बुरी तरीके से घूर रही थी। उन्होंने कहा, इतने महीने बाद अपनी शक्ल दिखा रहे हो, अब तुम्हारी शादी अहाना से करानी होगी, वरना तुम फिर से गायब हो जाओगे और ऐसे ही कुंवारे पड़े रहोगे। नितिन ने कहा, अम्मा तुम्हें पता है वो अहाना? मुद्रिका जी ने उसे घूरते हुए कहा, सब पता है मुझे, चुपचाप मेरी बात मानो, इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए लड़की मिली है, अगर तुमने उल्टा सीधा कुछ भी किया ना, तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर वो चली गई और नितिन अपना सिर खुजलाता रह गया। आव्या पूरी फैमिली के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी थी। उसने अम्मिया और अव्या को देखा, जो आनित के साथ खेल रही थी। उसने घर के बाहर जाते हुए कहा, मैं लैब जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर वो कार लेकर अमर्त्य के लैब चली गई। जब एक कमरे में पहुंची, अमर्त्य वहीं पर था। उसने कहा, उसकी बॉडी में मूवमेंट हुआ है, मेडिसिन काम कर रही है। आव्या ने अर्थ को देखा, जो मशीनों से घिरा हुआ था।
वो उसकी तरफ बढ़ गई। उसने झुककर अर्थ के माथे पर अपने होठ रख दिए। उसने कहा, गेट वेल सून, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इतना कहकर उसने उसके हाथ को पकड़ा। वो शुरू से सोचने लगी, जहां से कहानी शुरू हुई थी और वो अर्थ की जिंदगी में शामिल हुई थी। उसने उसके हाथ पर अपने होठ रख दिए। अर्थ अब भी बेजान पड़ा हुआ था, पर उसकी आंखों के कोरों से आंसू की एक बूंद टपक पड़ी थी। अब सब ठीक हो चुका था, मिशन खत्म हो चुका था, बस अर्थ के ठीक होने की देर थी।